सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। A warm welcome to the viewers of EdStar। आने वाले दिनों में सरकार, भारत सरकार अपनी खर्चा का लेखा जोखा वार्षिक बही खाता पार्लियामेंट में रखने जा रही है। So in context of that, keeping the interest of our fellow members, fellow users, fellow subscribers, and other viewers who are interested to know about union budget, कैसी बनती है बजट, बजट क्या होता है, बजट से क्या मैसेज गवर्नमेंट देना चाहती है, व्हाट आर द फोर्सेस दैट शेप द बजट, बजट बनाने की प्रोसीजर क्या है, इन चीजों के बारे में कंप्रेहेंसिवली इन ए लूसिड मैनर सबसे इजी टर्म्स, इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए आप सबके समक्ष एडस्टार की एकेडमिक टीम एक पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट्स में हम ये पूरी बजट मेकिंग की जो प्रोसीजरल वीडियो है, इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है, प्रोसेस क्या है, बताने जा रहे हैं। तो बजट इज बीइंग मेड कीपिंग इन व्यू पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, यूक्रेन वॉर एंड एसोसिएटेड सप्लाई चेन डिसऑर्डर एंड फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज। ये चार मुद्दे हैं ग्लोबली, जिनके चारों तरफ को ध्यान में रखते हुए बजट बनाई जा रही है। अक्रॉस ग्लोब वीज़ावी इंडिया कुछ फैक्टर्स हैं जो बजट इस साल आने वाली बजट को डिसाइड करेगी। देयर इज हायर इन्फ्लेशन इन इंडिया, कोर इन्फ्लेशन इज बियॉन्ड टॉलरेंस, मॉनेटरी टाइटनिंग इज हैपनिंग which is leading to capital outflow from emerging market developing economy to advanced economy। एग्जाम्पल के तौर पे आप इंडिया का नाम ले सकते हो। इंडिया इज इमर्जिंग इकोनॉमी और मॉनेटरी टाइटनिंग होने के चलते देयर इज डिप्लेशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स एंड दिस इज लीडिंग टू रूपी की डेप्रिसिएशन। और चौथी चीज ग्लोबल रिसेशन, बी इट फ्रॉम द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, IMF, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस। Across report, there is indication of decrease in exports and ultimately decrease in global trade volume. All in all, this is the budget of Amrit Kal, laying the foundation for next 25 years. That is India at 100, Vision at 2047. अब आते हैं यूनियन बजट क्या चीज है, व्हाट इज यूनियन बजट। तो budget is a statement of estimated receipts and expenditure of the government in respect of every financial year। ठीक है, it's an attempt to balance scarce means with public needs and ends। it's beyond money। बजट सिर्फ मनी के मॉनिटरी मॉनिटरी थिंकिंग कंसेप्ट को नहीं बताती। बजट रिप्रेजेंट द चॉइसेस, the policies and philosophies also। Introduction to the budget। क्या है बजट, यही मैंने अभी बताया। खैर, although the constitution does not mention the term budget, the supreme law of the land is constitution of India। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी संविधान में बजट जो टर्म कहीं पे मेंशन नहीं है। संविधान में इसको बोली गई है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक बही खाता। आर्टिकल 112, Article 112 says that President shall, in respect of every financial year,
cause to be laid before the houses of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, a statement of the estimated receipts and expenditure of the government for that year. This statement is known as annual financial statement. हमने यही बताया अभी आपको। क्या है ये बजट? It is a statement of estimated receipts and expenditure of the government in respect of every financial year. Now, अब हम बजट की जो स्कोप है, कैसी होती है बजट, क्या बजट की में डाटा दी जाती है, इस पे बात करेंगे। उससे पहले एक फैक्ट है, आपको मालूम होनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल ईयर होती है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया, करेंटली ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। ईच फाइनेंशियल ईयर इज देयरफॉर स्प्रेड ओवर 2 कैलेंडर ईयर्स। ये मालूम होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही पूछी जाएगी आपसे। बहुत माइन्यूट चीजें पूछी जाती हैं, बेसिक्स चीजें पूछी जाती हैं और हम वहां पे गलती करते हैं। The period of financial year as 1st April to 31st March was introduced in India from 1867. उसके पहले financial year in India used to be between 1st May and ends on 30th April. Currently, Union Budget of India is presented each year on the 1st February or any suitable date by the Finance Minister to the Parliament. ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कहीं रूल में नहीं है कि आपको 1 फरवरी में बजट पेश करनी है। ये सरकार की खुद की पॉलिसी है, खुद की सोच है। फाइनेंस मिनिस्टर सरकार के साथ डिस्कशन करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि हम इस डेट पे बजट पेश करेंगे। इन अर्लियर पहले क्या होता था, बजट यूज टू बी प्रेजेंटेड, तो बजट को पहले फरवरी के लास्ट वीक में प्रेजेंट की जाती थी बजट को। अब उसको प्रीपोन कर दी गई है। ठीक है, मैं बजट की पूरी टेक्निकल डिटेल्स पे जाने से पहले मैं आई वुड लाइक टू थ्रो सम माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स। कुछ बजट की जो हाइलाइट्स हैं पिछले इतने सालों में हुआ क्या, इतने सालों में बजट को लेकर, बजट की जो इंसेप्शन है वो कहां से आई है, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। इंडिया की जो पहली बजट है इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया से मैं बात शुरू कर रहा हूं। इट वाज ऑन April 7, 1860 when Scottish economist and politician James Wilson of the East India Company presented it to the British Crown. और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट नवंबर 1947 में रखी गई थी, which was presented by R.K. Shanmugam Chetty. ओके, इसमें ताजुब की बात यह है, द टोटल एक्सपेंडिचर उस दौर में सरकार की थी सिर्फ 197 करोड़। और इससे ज्यादा स्ट्रेंज करने की बात यह है, उस दौर में फिस्कल डेफिसिट वाज एज मच एज 21% ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो दीज आर द बेसिकली फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने यहां पे दिया हुआ है। आई वुड रिक्वेस्ट टू माय व्यूअर्स टू गो थ्रू इट। आपको हमारी वेबसाइट में ये पूरी जो हमारी ये सेशन रहेगी उसकी पूरी डॉक्यूमेंट है, आपको वहां पे मिल जाएगी। बाकी आप चाहे तो रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। दीज आर द फैक्ट्स। लाइक एक और चीज है, जेंडर बजटिंग। ओके, वुमेन डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और 84% जो जेंडर बजटिंग में वुमेन डेवलपमेंटल नीड्स को दी जाती है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेंट 22-23 बजट। उसी तरह टैक्स रिसीट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्टेड एट नियरली 7% ऑफ जीडीपी सिंस फाइनेंशियल ईयर 2010 आफ्टर क्रॉसिंग 8% ऑफ जीडीपी फॉर a few years.
The share of non-tax revenues has also dropped since then, mostly remaining below 2% and now just over 1%. एक और अच्छी चीज, ये जो बजट हम बोलते हैं, बजट, ये वर्ड ये कहां से डिराइव हुआ है? इट्स अ फ्रेंच वर्ड, बॉगेट, व्हिच मींस लेदर ब्रीफकेस। ओके, जो पूरी साल भर की ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पॉलिसी इवेंट होती है, एनुअल फाइनेंशियल एक्सरसाइज, जिसको हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया, हर जगह आप बजट के नाम से जानोगे। इसकी जो वर्ड की डिराइव हुई है, दैट इज फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड बोगेट, व्हिच मींस अ लेदर ब्रीफकेस। पहले जब बजट पेश की जाती थी, एक दौर था बकायदा, वहां पे ब्रीफकेस, डॉक्यूमेंट्स सब लेके आते थे। और सिंस 2021, it is thanks to our honorable prime minister, because of the digital India and the credit goes to also COVID-19, हमारी पूरी बजट की जो डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस है, दैट वाज शिफ्टेड फ्रॉम पेन पेपर टू पेपरलेस बजट, 2021 में हमने रखी थी। और वहीं से एक इट्स ए कल्चर है, हमने शुरू किया है कि हम पेपरलेस बजट कर रखेंगे। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि बजट कहाँ पे आपको मिलता है, कहाँ से आप पढ़ सकते हो, वो आगे हम बताएंगे। बजट की बात जब होती है तो पिछले 6 दशकों में बात की जाए, तो कुछ की चीज, कुछ कैची बजट भी रखी गई है, जिसने भारत की जो पॉलिसी को डिफाइन किया है। इट वाज इन 1973-74, जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक बजट। एक बजट था जिसमें फिस्कल डेफिसिट ड्यूरिंग दैट ईयर वाज 550 करोड़। फिर इसके बाद आती है कैरट एंड स्टिक बजट, जो 1991 जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, तब वीपी सिंह ने इसको प्रेजेंट किया था। और ये कैरेट एंड स्टिक इसलिए है बिकॉज ये बजट था जिसमें आपको कुछ रिवार्ड्स मिली इन टर्म्स ऑफ मॉडवेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, और वहीं पे कुछ आपको पनिशमेंट भी दी गई, लाइक ड्राइव अगेंस्ट स्मगलर्स, ब्लैक मार्केटर्स। एंड सबसे रिफॉर्म जो आप बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स, वो बजट थी एपोकल बजट, इसको बोलते हैं मनमोहन सिंह जी की आइकॉनिक 1991 बजट, जिसमें लाइसेंस राज को खत्म किया गया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुई। फिर उसके बाद ड्रीम बजट बोला जाता है, हर आदमी का सपना, जिसमें टू टैक्स रेट को लो की गई टू इंक्रीज कलेक्शंस। पी चिदम्बरम जी ने ये बजट पेश किया था इन 1997-1998, which encouraged higher investment from foreign institutional investors. फिर आती है मिलेनियम बजट। आईटी सेक्टर का जो बूम शुरू हुआ है, that is the 2000. It was presented by Yashwant Sinha for the which designed the roadmap for the growth of India's information technology industry. Once in a century बजट आई 2021 में। ओके, निर्मला सीतारमन जी ये बजट पेश करती हैं, जिसका एम क्या था? reviving Asia's third largest economy through investing in infrastructure and healthcare while relying on an aggressive privatization strategy and robust tax collections. Once in a century budget. ठीक है, अब आते हैं स्कोप ऑफ द बजट। क्या कहता है बजट? ओके, ब्रॉडली the budget documents depict information relating to receipts and expenditure for 2 years. They are एक तो बजट एस्टिमेट्स,
of receipts and expenditure in respect of current and ensuing financial year for the current year through revised estimates, और तीसरा होती है एक्चुअल्स ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगा, जैसे फरवरी 2023 यानी फाइनेंशियल ईयर अभी हमारा चल रहा है 2022-2023। तो बजट जब फरवरी 2023 को फाइनेंस मिनिस्टर रखेंगी, उस वक्त बजट की जो डॉक्यूमेंट होगी, वहां पे उन डॉक्यूमेंट्स में आपको तीन चीजें मिलेंगी। बजट एस्टिमेट्स फॉर अपकमिंग ईयर 23-24, फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये पहला स्टेटमेंट हमने लिखा है, बजट एस्टिमेट्स ऑफ करेंट एंड एंसुइंग फाइनेंशियल ईयर, जिस जो साल है और जो फाइनेंशियल ईयर है 23-24। दूसरा क्या रखेंगे वो, रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर द करेंट ईयर, यानी मौजूदा साल, यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर 22-23 करंट ईयर। ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्यों? क्योंकि 2022 में जब उन्होंने बजट रखी थी 2022-23 के लिए, 22-23 की बजट 2022 में उन्होंने रखी थी, दैट वाज द बजट एस्टिमेट उस दौर में। अब जब वो रख रही हैं तो वो रिवाइज करके रख रही हैं 22-23 की जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं। और तीसरा क्या रखेंगे वो, एक्चुअली क्या खर्चा हुआ है, कब, किसका, पिछले साल का, अभी जो करंट ईयर है उसके पिछले साल का, यानी 21-22 प्रीवियस ईयर। ये तीसरा पॉइंट हमने बताया है, एक्चुअल्स ऑफ द प्रीसीडिंग। एक और बार इसको देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप तीन डेट लिख सकते हो, 1 फरवरी 2023, 1 फरवरी 2022, 1 फरवरी 2021। तो 1 फरवरी 2023, ओके, 1 फरवरी 2023 में आप बजट एस्टिमेट्स रखोगे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। 1 फरवरी 2023 में हम बजट एस्टिमेट्स रखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। सिमिलरली 1 फरवरी 2022 में हमने बजट एस्टिमेट्स रखी थी फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, जिसका हमने सेकेंड क्लॉज में बताया रिवाइज्ड एस्टिमेट्स प्रोवाइड की जाती है। उस टाइम बजट एस्टिमेट हमने रखा था लास्ट ईयर। अब जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पे डॉक्यूमेंट पब्लिश करेंगी तो वहां पे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होगी। सिमिलरली 2021 फरवरी में उन्होंने बजट एस्टिमेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रखा होगा। दिस शुड बी क्लियर। तो आइडियली तीन चीजें होती हैं बजट डॉक्यूमेंट में, एक तो बजट एस्टिमेट करंट एंड एंसुइंग फाइनेंशियल ईयर का, और करंट ईयर का रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, और एक्चुअल्स ऑफ द ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर। Budget thus sets forth the receipts and expenditure of the government for 3 consecutive years. आप डॉक्यूमेंट में देते हो 2 साल के लिए, डॉक्यूमेंट में आप फिगर डालोगे 2 साल का, लेकिन जो एस्टिमेट्स निकलती हैं वो 3 साल की निकलती हैं, 1 साल पहले की, 1 साल अभी करंट का, और 1 साल आने वाले 1 साल का। ठीक है, नाउ the annual financial statement shows the receipts and expenditure of government in 3 separate parts under which government accounts are maintained. अब खर्चा है, इनकम है यानी रेवेन्यू यानी रिसीट्स, दिस टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए। मैं कहीं पे रेवेन्यू बोलूंगा, कहीं पे रिसीट्स बोलूंगा, कहीं पे इनकम बोलूंगा, दिस थिंग्स आर सेम, रेवेन्यू, रिसीट्स, इनकम। खर्चा यानी एक्सपेंडिचर सरकार की,
गवर्नमेंट की बजट डॉक्यूमेंट में आपको लिखी मिलेगी डिसबर्समेंट्स, वो भी सेम है, एक्सपेंडिचर ही है। ओके, तो तो गवर्नमेंट की जो अकाउंट्स है उनकी भी 3 अकाउंट होती है सरकार की, जहां पे पूरी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर मेंटेन की जाती है। एक होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होती है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एक होती है पब्लिक अकाउंट। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 112, annual financial statement has to distinguish expenditure on revenue account from other expenditure। और संविधान में ये नहीं लिखा है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाओ। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 112, the annual financial statement has to distinguish expenditure on revenue account from other expenditure। It therefore includes revenue account और capital account। सरकार की जो तीनों अकाउंट्स हैं वहां पे एक खर्चा होती है, एक इनकम आती है। तो उस इनकम और खर्चे को संविधान के प्रोविजंस के मुताबिक हमने नॉट हमने अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू अकाउंट में दिखाना है और दूसरे एक्सपेंडिचर को दूसरे अकाउंट में। इसलिए इस चीज को हमने रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बताया है। अब आते हैं गवर्नमेंट की पूरी अकाउंट्स की जो प्रोसेस है। गवर्नमेंट की पूरी अकाउंट्स की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको समझना जरूरी है आगे की जो वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जानने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जो बजट में होती हैं। जैसे बजट की जो एक्सपेंडिचर होती है उसकी कुछ पोर्शंस होती हैं चार्ज्ड एक्सपेंडिचर जिसको बोलते हैं। दे आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इसको चार्ज्ड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। द डिमांड फॉर ग्रांट्स शो सेपरेटली द रेवेन्यू एंड कैपिटल एंड द चार्ज्ड एंड वोटेड एक्सपेंडिचर। ओके, तो ये कुछ बेसिक प्रोसेस है, ये आपको मालूम होनी चाहिए जब आप बजट की पूरी पोस्टमार्टम करने जा रहे हो। कुछ एक्सपेंडिचर होती हैं जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होती हैं, यानी उस पे आप कोई डिस्कशन करो लेकिन उस पे आपकी कोई ये नहीं होगी कि हमें ये मंजूर नहीं है, इसका बजट कम कर दो। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट की सैलरी, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी, पेंशन, सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी, हाई कोर्ट जज की पेंशन, इस चीज पे आप इन चीज पे आप छेड़खानी नहीं कर सकते। ओके, दीज आर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। ये पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। ये आप जानना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप खुद गूगल भी कर सकते हैं। वी विल बी मोस्टली फोकसिंग अराउंड द इकोनॉमिक्स ऑफ द यूनियन बजट। ओके, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है तो ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको थोड़ा बता दूं होता क्या है ये। Estimate of receipts are classified into tax receipts, non-tax receipts, capital receipts, debt and non-debt। ये मैं बताऊंगा आगे, बस आपको मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इन चीजों से कि जो रिसीट्स होती हैं वो होती हैं एक टैक्सेबल रिसीट्स, एक नॉन टैक्स रिसीट्स, और एक होती है कैपिटल रिसीट्स जो कैपिटल अकाउंट में आएंगी। कैपिटल रिसीट्स में भी दो चीज होती हैं, डेट और नॉन डेट। ओके, and also those which are on the revenue account and others which are on the capital account। ठीक है, बजट जब पार्लियामेंट में पेश की जाती है, टू स्टेटमेंट्स प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट अंडर द FRBM एक्ट 2003, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। ओके, तो ये सवाल आती है हर एग्जाम्स में
एफआरबीएम एक्ट के तहत पार्लियामेंट में जब बजट पेश की जाती है, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जिनको पार्लियामेंट में रखी जाती हैं, तो ये होती हैं मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ओके, फिर एक डाटा है, देयर इज अ डाटा जो हमने बजट डॉक्यूमेंट्स के एनालिसिस के तहत निकाला है, जिसमें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनके पास टोटल बजट जो होती है अपने एंड पे, उसका सिर्फ 7% होता है जो फ्रेश एलोकेशन वो कर पाती हैं। फर्स्ट 93% goes into expenditures that are already committed। की जो टोटल एलोकेशन होती है उसकी ओनली 7% होती है जो फाइनेंस मिनिस्टर फ्रेश एलोकेशन करती हैं। ओके, रेस्ट 93% हो जाती है कमिटेड एक्सपेंडिचर। थिंक ऑफ इट लाइक एज द स्कीम्स एंड पॉलिसीज एंड सारी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट की जो रही हैं, पूरी की पूरी 93% चली जाती है जो स्कीम्स पॉलिसी सरकार की चली आ रही है। फ्रेश एलोकेशन सिर्फ होती है 7%। लाइक अगर हमारी जैसे पिछली बजट रही है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का 40 लाख करोड़ का, उसकी सिर्फ 7% होती है फ्रेश एलोकेशन। अब आती है कंसेप्ट। हमने अभी तक ये देखा कि बजट क्या है, बजट को क्या बोलते हैं, बजट से क्या आपको क्या आपको मिलता है, लाइक बजट डॉक्यूमेंट में आपको क्या देखना होता है, बजट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, एक्चुअल्स। ओके, फिर आपने देखा स्कोप ऑफ द बजट। स्कोप ऑफ द बजट में आपने ये पता किया कि गवर्नमेंट की जो अकाउंट्स होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, और संविधान के संविधान की जो प्रोसीजर है, प्रोविजन है, उसके तहत आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दूसरे एक्सपेंडिचर से अलग दिखानी होगी, जिसलिए हमने एक रेवेन्यू अकाउंट बताया है, एक कैपिटल अकाउंट बताया है। कुछ एक्सपेंडिचर होती हैं व्हिच आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। फिर आपने देखा कि जो रिसीट्स होती हैं, कुछ टैक्सेबल रिसीट्स होती हैं, कुछ नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं, कुछ कैपिटल रिसीट्स होती हैं। देन हमने ये देखा कि जब पार्लियामेंट में बजट पेश की जाती है तो एफआरबीएम स्टेटमेंट के एफआरबीएम एक्ट के अंडर 3 स्टेटमेंट रखी जाती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी। अब है कंसेप्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। ओके, नाउ गवर्नमेंट की जो अकाउंट है, हमने बताया 2 तरह की अकाउंट होती है, एक होती है रेवेन्यू अकाउंट, एक होती है कैपिटल अकाउंट। इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स, यहाँ पे दीज आर उनकी बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन उस बैंक अकाउंट्स में आपको ये तो पता करना होगा ना कि कौन सा इनकम है और कौन सा एक्सपेंडिचर है। तो उस इनकम को बताई गई है रेवेन्यू अकाउंट, और उसी तरह कुछ खर्चे भी होते हैं सरकार की, तो उसको डिफाइन करते हैं कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट यानी एक सेटल्ड अकाउंट है, वन टाइम एक्सपेंडिचर होगी, एक ही बार या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। कैपिटल अकाउंट वो होती है जो फ्यूचर में उसकी इंपैक्ट है, फ्यूचरिस्टिक अकाउंट है वो, आज पैसा तुमसे लिया है, कल तुम्हें पैसा लौटाएंगे। ओके, तो तीनों अकाउंट्स हैं सरकार की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स। तीनों अकाउंट्स की के अंडर क्या होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसी तरह कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिसीट्स और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू अकाउंट को आमतौर पे
सेटल्ड अकाउंट बोलते हैं, ये सेटल्ड है। और कैपिटल अकाउंट का जो वहां पे जो खर्चा होती है फ्यूचर के साथ रिलेट करती है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक अकाउंट। ओके, बारी बारी से एक एक अकाउंट के बारे में हम समझेंगे। ये सबसे कंसेप्चुअल चीजें होती हैं। रेवेन्यू अकाउंट क्या है, आराम से समझेंगे। इट इज द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एसेंशियल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की जो एसेंशियल फंक्शन है उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगी वो रेवेन्यू अकाउंट में आती हैं। कैसे आती हैं बताते हैं। रेवेन्यू अकाउंट में हमने बताया दो क्लॉज है, एक रेवेन्यू रिसीट्स, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स यानी राइटफुल money received from different sources to perform essential function of the government. ओके, दूसरे दूसरे सोर्सेस से जो मनी रिसीव होती हैं, रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, और वो रिसीट्स का इस्तेमाल होता है टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार का अधिकार है, राइटफुल अकाउंट है। यहां पे जो पैसा आती है, इट इज नॉट टू बी पेड बैक बाय द गवर्नमेंट टू द पेई, इट इज नॉन रिडीमेबल। ये रिडीम नहीं कर सकते हो आप। इट कैन नॉट बी रिक्लेम्ड बाय द गवर्नमेंट, मनी कलेक्टेड एज ए मैटर ऑफ राइट। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे ये सरकार का अधिकार है, राइट है, उनको पैसा मिलता है। ये एक वन वे ट्रांजेक्शन होती है। मैं इनको अलग अलग पर्सपेक्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक वन वे ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ पे सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती। ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड। हमने शुरू में बोला था रेवेन्यू अकाउंट, सेटल्ड अकाउंट, वन वे ट्रांजेक्शन। हमने एक बार टैक्स भर दिया तो टैक्स चला गया रेवेन्यू अकाउंट में, वो टैक्स वापस से मैं रिडीम नहीं कर पाऊंगा, सरकार मेरे को वापस लौटाएगी नहीं। वन वे ट्रांजेक्शन। और मैंने जो टैक्स दिया वो टैक्स सरकार तो लौटाएगी नहीं, तो सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं होती है। ओके, एग्जाम्पल, पेइंग टैक्सेस टू गवर्नमेंट, या फिर सरकार जब आपको सैलरी देती है, सरकार अपने एम्प्लॉइज को जब सैलरी देती है, वो भी वन वे ट्रांजेक्शन होती है। तो दिस इज द रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में हमने बताया पिछले स्लाइड में, डायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस, टैक्सेबल रिसीट, नॉन टैक्सेबल रिसीट। टैक्सेबल रिसीट में एक आएगी डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कमोडिटीज आप जो ट्रेड करते हो, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन जो करते हो शेयर मार्केट में, ये आ जाएगी डायरेक्ट टैक्सेस में। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपकी आ जाएगी जीएसटी। ओके, 2017 में आया था। नॉन टैक्सेबल रिसीट्स में क्या क्या आएंगी? इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन गिवन बाय गवर्नमेंट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स जो सरकार को मिलती है फ्रॉम पीएसयूज, फीस एंड अदर रिसीट्स फॉर सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। आप यूपीएससी की फॉर्म भरोगे, आप आरटीओ का एप्लीकेशन भरोगे, या फिर आप किसी गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी जैसे इनकम टैक्स हो गई, या फिर कोई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट के थ्रू कोई प्रोसेस लेना चाहते हो, आपकी जो लैंड रिकॉर्ड्स की डिटेल्स हो गई, कुछ भी आप कोई एफिडेविट फाइल करते हो, कुछ भी जो आप एक्सपेंसेस, जो फीस भरते हो आप, तो वो फीस किस लिए भरते हो? सरकार ने वो सर्विस प्रोवाइड की थी, उस चीज के लिए आप एक फीस देते हो, वो भी जाती है रेवेन्यू रिसीट्स में। फिर बाहर के कुछ कंट्रीज या फिर बाहर के कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने आपको ग्रांट इन एड दिया है, तो वो भी जाएगी आपकी रेवेन्यू रिसीट्स में। नेक्स्ट कम्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी ड्यूटीफुल, सरकार का दायित्व है, एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, वो एक्सपेंडिचर जो सरकार की दिनचर्या खर्चा को बताती है। डे टू डे एक्सपेंसेस, ड्यूटीफुल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ओन एक्सपेंडिचर। ओके,
क्या है ना, इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार जो लोगों से लोन लेती है, दूसरे स्टेट्स दूसरे जगह से लोन लेती है, उनकी इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। फिर ग्रांट्स गिवन टू द स्टेट, सरकार जो ग्रांट देती है दूसरे स्टेट्स को। और पब्लिक गुड्स पे, यानी डिफेंस सर्विसेज हो गई, सैलरीज हो गई, पेंशन हो गई, सब्सिडीज हो गई, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर। तो ये आ जाती हैं आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अभी अगला हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। पहला आपने समझा रेवेन्यू अकाउंट, उसमें रेवेन्यू रेसिट्स क्या है हमने बताई आपको, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है ये भी बताया हमने आपको। रेवेन्यू रेसिट्स में हमने ये तक बताया कि जो टैक्स रिसिट्स होती हैं, नॉन टैक्स रिसिट्स होती हैं। टैक्स रिसिट्स में हमने बताया डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। नॉन टैक्स रिसिट्स में हमने बताया इंटरेस्ट रिसिट्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट, और फिर फीस एंड अदर रिसिट्स, और उसके बाद कैश ग्रांटिंग एड फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडीज। फिर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बताया ड्यूटीफुल एक्सपेंडिचर होती है सरकार की, जो गवर्नमेंट की खुद की खर्चा, गवर्नमेंट्स ओन एक्सपेंडिचर, और पब्लिक गुड्स लाइक डिफेंस सर्विसेज, सैलरीज, पेंशंस। ओके, गवर्नमेंट की खुद की खर्चा में आप बात कर सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट्स की, ग्रांट्स गिवन टू अदर स्टेट्स एंड यूटीज। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा चीज आप सबको मालूम तो होना ही चाहिए, और होगा भी शायद, बहुत लोगों को मालूम होगी, जिसको नहीं मालूम है ही और शी शुड नोट इट। मैं एक चीज यूज करूंगा बार बार, एक टर्म, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट वो चीज है जो आपको फ्यूचर में कमा कर दे, अर्न यू इन फ्यूचर। और लाइबिलिटी वो चीज है जो आपको फ्यूचर में देनी पड़े, कॉस्ट यू इन फ्यूचर। ये चीज दिमाग में थोड़ा मोटा मोटी रखना। अब अपन आते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट में भी उसी तरह कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को समझने के लिए मैं बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ, हमारे व्यूअर्स को ये मैं समझने के लिए सिंपल वे में दिमाग में लाने के लिए मेरी उनसे एडवाइस है, वो दो चीज को याद रखें। एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है। एसेट मैंने बताया, एसेट वो है जो अर्न यू इन फ्यूचर, लाइबिलिटीज वो है जो कॉस्ट यू इन फ्यूचर है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट समझना है तो उससे पहले मैंने एसेट लाइबिलिटीज इसलिए बताई बिकॉज कैपिटल रिसीट्स वो होती हैं, कैपिटल रिसीट्स वो हैं जहां पे आपकी या तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या फिर आपकी जो एसेट्स है वो कम हो रही है। ओके, अगेन, कैपिटल रिसीट्स वो हैं जहां पे आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं या फिर आपकी एसेट्स कम हो रही हैं। whereas कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जहां पे आपकी एसेट्स बढ़ रही हैं और लाइबिलिटीज कम हो रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट। कैपिटल रिसीट्स क्या है, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही है या फिर एसेट कम हो रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, आपकी एसेट बढ़ रही है या फिर लाइबिलिटी कम हो रही है। अब इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। कैपिटल रिसीट्स दो तरह की होती हैं, एक होती है डेट कैपिटल रिसीट्स, एक होती है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। डेट कैपिटल रिसीट्स में आपकी बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज आएगी। बोरोइंग्स का मतलब जो सरकार बोरो करती है, मनी रेज्ड ऑन सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड रिपेबल आउट ऑफ इट। सरकार के पास जो भी पैसा जाता है वो पैसा जाता है कहाँ पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और वहीं से सारी खर्चा होती है। ठीक है, तो आपको रिपे भी सरकार करेगी तो वहीं से पैसा लेके करेगी। सरकार ने मार्केट से बोरो किया है, बोरोइंग्स फ्रॉम मार्केट, तो बोरोइंग में मार्केट बोरोइंग्स आ जाएगी। बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू ट्रेजरी बिल, सरकार की जो बॉन्ड है, बॉन्ड के जरिए बोरो करना, या फिर बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये होती है मोटा मोटी बोरोइंग्स के अंडर। अदर लाइबिलिटीज में क्या है,
money available for government's expenditure which government is liable to pay back. This includes money kept in public accounts of India. हमने शुरू में बताई थी 3 तरह की अकाउंट होती है सरकार की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो अदर लाइबिलिटीज में एक होती है मनी अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर which government is liable to pay back. This includes money kept in public accounts of India. वहां पे कैसे कैसे पैसे, कौन कौन से पैसे होते हैं? आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। ओके, तो ये होती है डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स कौन कौन सी हैं? रिकवरी ऑफ लोन्स, सरकार ने जो लोन दिया था वो लोन जब वापस आएगा, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सरकार ने जो लोन दी थी यूनियन गवर्नमेंट ने, और डिस इन्वेस्टमेंट से जो रिसीट्स आएंगी बाय सेलिंग द शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। फॉर एग्जांपल आप एयर इंडिया ले लो एग्जांपल के तौर पे, आप एलआईसी ले लो, सरकार ने 5% शेयर बेचा एलआईसी में, एयर इंडिया में भी सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिलेट कैसे करोगे? डेट कैपिटल रिसीट में क्या हो रहा है? बोरोइंग्स हो रही है, यानी लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में क्या हो रहा है? ओनली रिडक्शन ऑफ एसेट्स। हमने बताया था कैपिटल रिसीट्स या तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी या फिर रिडक्शन इन एसेट्स। नाउ कम टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इंक्रीज इन एसेट, रिडक्शन इन लाइबिलिटीज। ये क्या है? प्रोपोर्शनल इनकम जहां से जनरेट हो सरकार को, जैसे लैंड, बिल्डिंग, रोड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ओके, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना, सरकार को बाद में वो कमा कर देगा, और न्यू इन फ्यूचर एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ये होती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां से सरकार को इनकम जनरेट हो रही है, कैपेक्स जिसको बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब बात आती है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझेंगे। ये जो हमने बताया कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, तो इसको हम एग्जाम्पल के जरिए हम समझना चाहेंगे। पहली बात, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाल हाल ही मतलब पिछले ही सालों में रिसेंटली हमने राफेल फ्रांस से खरीदा है। इंडिया हैज गॉट राफेल फ्रॉम फ्रांस। अब आप ये बताइए, जो राफेल है, इंडिया ने राफेल खरीदा, सरकार ने खर्चा किया राफेल खरीदने के लिए, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? ये बहुत बेसिक सवाल है, हर किसी के दिमाग में डाउट क्रिएट हुआ है जब हमने इतनी बातें बता दी। कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टैक्सेबल रिसीट्स, नॉन टैक्सेबल रिसीट्स, डेट रिसीट्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ओके, जाहिर सी बात है, तो मैं इसीलिए ये एग्जांपल लिया मैंने। 3 एग्जांपल लेंगे, इससे आपकी फंडामेंटल क्लैरिटी आ जाएगी। पहला एग्जांपल यही है कि हम राफेल ले रहे हैं, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा या रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा? पहली बात, राफेल लेने के लिए आपको पैसा चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट रखेंगी, जब उन्होंने रखा होगा, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया? उन्होंने मनी एलोकेट की फॉर डिफेंस। दिस इज द सोवरेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी रेवेन्यू अकाउंट, यानी ये हो गई आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेयर एज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए बाइंग न्यू वेपन्स, राफेल इज एन एसेट, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। गेटिंग माय पॉइंट? अगेन, जब सरकार बजट रखेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री जब बजट रखेगी,
वहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री को सर्टेन अमाउंट एलोकेट की जाएगी डिफेंस के पर्पज से। तो दैट इज द सोवरेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मनी एलोकेटेड फॉर डिफेंस इज द सोवरेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए राफेल खरीदना या डिफेंस एक्सपेंडिचर में डिफेंस के लिए अमाउंट एलोकेट करना फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए हो गई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जो अमाउंट उनको मिली होगी उसमें से कुछ अमाउंट वो यूज कर रहे हैं एसेट्स खरीदने के लिए, एसेट बनाने के लिए। राफेल इज एन एसेट जो सरकार को which will earn them in the future to protect the national security, to protect the boundaries of India, territory of India. तो इट्स ए कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर देम। ये पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे। अब सपोज गवर्नमेंट ने बोरो किया है 1000 रुपीज। ओके, गवर्नमेंट borrowed 1000 rupees at the rate of 10% for 10 years। ठीक है, अब सरकार बोरो कर रही है। हमने अभी पढ़ा है बोरोइंग्स यानी डेट कैपिटल रेसिट्स। क्लियर है। अब सरकार बोरो करेगी तो जब वो लौटाएगी प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी तो देगी। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। सरकार बाद में दे रही है, सरकार के लिए लाइबिलिटी हो गई। तो इंटरेस्ट क्या है? उस लाइबिलिटी की कीमत। ओके, तो प्रिंसिपल पेमेंट जब वो करेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, तो प्रिंसिपल पेमेंट करेंगे जब, उसमें क्या होगा? रिडक्शन इन लाइबिलिटी यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इंटरेस्ट पेमेंट जब होगी, यानी ये तो सरकार का कर्तव्य है, उसका ड्यूटी है, सोवरेन एक्सपेंडिचर सरकार का। इंटरेस्ट नहीं दोगे तो आदमी क्यों सरकार को पैसा मतलब सरकार को क्यों पैसा देगा कोई? तो दैट इज द ड्यूटीफुल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पे क्लियर हुआ। एक और इंस्टेंस हम लेते हैं। अब मान लो सरकार खुद दे रही है 1000 रुपए, लैंड गवर्नमेंट लैंड्स 1000 रुपीज। गवर्नमेंट लैंडिंग कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने अभी पढ़ा था। लोन्स एंड एडवांसेस टू स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। तो जब जिसको उन्होंने दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने हमें दिया है 1000 रुपए, तो जब हम सरकार को वापस करेंगे प्रिंसिपल प्लस प्लस इंटरेस्ट देंगे। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट हम देंगे सरकार को, वो प्रिंसिपल अमाउंट कहाँ जाएगा? कैपिटल रिसीट्स में जाएगी वो। क्यों जा रही है कैपिटल रिसीट्स में? क्योंकि सरकार ने तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत लोन्स एंड एडवांसेस दी थी। अब जब मैं पैसा वापस दे रहा हूं सरकार को, इससे सरकार की क्या हो रही है? एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं। पहले उनने एसेट क्रिएट हुआ था लोन और एडवांस दे के, अब रिडक्शन ऑफ एसेट्स यानी कैपिटल रिसीट्स। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो पेमेंट करना पड़ेगा मुझे, इंटरेस्ट सरकार का राइट है, मैं उसको लौटाऊंगा, इंटरेस्ट उनका ये हक है। तो जब राइटफुल एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगी? हमने पढ़ी है, दैट विल गो टू रेवेन्यू रेसिट्स। ओके, तो यहां तक हमने देखा रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है, ब्रॉडली रेवेन्यू अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, टैक्स रेवेन्यू किसे कहोगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू किसे कहोगे, डेट कैपिटल रिसिट्स किसे कहेंगे, नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स किसे कहा जाएगा। यही चीज हमने यहाँ पे हमारी टीम ने लिखी हुई है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हैज टू डिविजन्स। हमने बताया था ना उस वक्त, सरकार की अलग अलग बैंक अकाउंट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट्स। उसमें दो डिविजन्स हैं, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, वही इधर लिखा गया है। रेवेन्यू अकाउंट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट्स, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयूज, आरबीआई। आरबीआई का डिविडेंड इज बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ बिमल जलान कमिटी। ओके, फिर इधर कैपिटल अकाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हो गई,
डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गई, डेट कैपिटल रिसीट्स, मार्केट लोन, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, जो भी सरकार मार्केट से बोरो कर रही है वो डेट कैपिटल रिसीट्स में जाएंगी, या फिर वो लाइबिलिटीज जो अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट है which गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे बैक, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग कंक्रीट एसेट्स, लोन्स एडवांसेस लेंट बाय द गवर्नमेंट। अब ब्रॉडली बात की जाए, हमने एग्जांपल देखा, कंसेप्ट समझा, अब ब्रॉडली बात की जाए। ब्रॉडली स्पीकिंग, जो रेवेन्यू है पिछले सालों में, इन इन रनिंग फाइनेंशियल ईयर, मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू जो रेवेन्यू यानी टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीट्स, देन आपकी जो सेल ऑफ पीएसयूज हैं वहां से नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो रेवेन्यू की बात अगर की जा रही है तो ये रिसेंट डाटा है गवर्नमेंट का कि बाय 10th जनवरी द gross collections are around 14 lakh crore, which is 24.5% higher than gross collections for the corresponding period of last year. This collection is 86% of the total budget estimate of direct taxes for financial year 22-23। ये टैक्स रेवेन्यू की बात हो रही है, यानी मोटा मोटी हमारी जो टैक्स रेवेन्यू इस साल की रही है वो ट्रैक पे है। हमने ऑलरेडी बजट एस्टिमेट्स की 86% टैक्सेस हमारे सरकार के पास आ चुकी है बाय 10th जनवरी। अब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं। मंथली जीएसटी रेवेन्यूज हैव बीन मोर देन 1.4 लाख करोड़ फॉर 10 स्ट्रेट मंथ्स इन ए रो। ठीक है, अब सरकार की एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो इट इज बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर प्रोजेक्शंस। ओके, आई वुड लाइक टू शो यू कि हमने जो बात की कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, आखिर सरकार की अकाउंट में ये कैसे लिखी जाती है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैपिटल रिसीट्स हैं, ये रेवेन्यू रिसीट्स हैं? लेट्स हैव अ सी। तो लेट्स हैव अ सी, इसको दिखाने का हमारा मोटिव ये है कि आपने पिछले आधे घंटे में जो सुना, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्चुअली में ऐसा कुछ है कि नहीं? जब आप ये चीज खुद देखोगे देन ये चीज आप रियलाइज कर पाओगे, एंड देन यू कैन रिकॉल दिस, कीप इन योर माइंड लाइक हाँ ऐसा कुछ एक होता है, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, एटसेट्रा। तो लेट्स हैव अ सी। दिस इज द वेबसाइट ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ओके, सरकार की पूरी अकाउंट्स की जो मेंटेन करने का दायित्व इन्हीं के पास होता है। ठीक है, तो ये उनकी वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अभी नवंबर 2022 तक का मेंटेन्ड है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं। जैसे 2022-23 के बजट में सरकार ने एस्टिमेट किया था कि हमें 22 लाख करोड़ हमारी रेवेन्यू रेसिप्ट्स होंगी, और बाय नवंबर 2022 तक एक्चुअल्स लिखा गया है, अप टू 2022 तक ऑलरेडी सरकार को 14 लाख की कमाई हो चुकी है रेवेन्यू रिसीट्स में। यहाँ पे देखो टैक्स रेवेन्यू नेट लिखा गया है, नेट टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, मतलब उसमें आपकी डायरेक्ट टैक्स रहेगी, इनडायरेक्ट टैक्स भी रहेंगी, तो नेट हो गई। तो वहां से उनको एस्टिमेट्स उन्होंने किया है कुछ 19 लाख करोड़ का। ओके, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी लिखी गई है, देख सकते हो आप। सिमिलरली नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स की भी बात है, वो भी लिखी गई है। तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स की भी बात लिखी गई है। ओके, लोन्स की जो रिकवरी हो गई, उसके बाद अदर रिसीट्स में भी लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका टोटल रिसीट्स हो जाता है
रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स 1+4 उन्होंने करके ऐसा कुछ लिखा है। वो क्यों लिखा है ऐसा आगे मैं बताऊंगा, आप समझोगे। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा गया है। इसमें आप देख सकते हो इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये सरकार का सबसे बड़ा अमाउंट यही होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो वो लगभग 58% हो जाती है, तो वो मेंशन्ड है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिखा गया है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। ओके, यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये दो चीज पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होती है, समझना चाहिए। जब आप बजट की डॉक्यूमेंट पढ़ते हो तो आपको समझ आएगी, नहीं तो डॉक्यूमेंट पढ़ने का क्या फायदा। तो इसी तरह गवर्नमेंट अपनी अकाउंट्स मेंटेन करती है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है प्रीवियस ईयर का, पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये करंट वाला चल रहा है अब। ठीक है, लिखा गया है देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके, अब ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का है, ये मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो सरकार की जो सब्सिडीज होती हैं, हमने बताई थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सब्सिडीज। तो ये है सरकार की सब्सिडीज, फूड सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी। ऑल राइट, तो यही है। अभी अपन बात करते हैं बजट की। ठीक है, तो हमने बताया मोटा मोटी, और यही था मेन पूरा पार्ट 1 में बताने का हमारा मोटिव भी यही था। बिकॉज जब आप पार्ट 1 में हम आपको कंसेप्ट बता देंगे, पूरे बजट के पीछे की जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, वो अगर आप समझ लोगे, देन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जो जनवरी 31 को आएगी, इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले जब बजट सेशन शुरू होती है, फिर अगले दिन बजट आती है, तभी आपको समझ में आएगी मतलब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको क्या पढ़ना है। और एज ए लेमैन जो जानना चाहता है, जो जो हु आर दोज हु आर एंशियस टू नो अबाउट द क्रक्स ऑफ द यूनियन बजट, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है, द इन मोस्ट सिंपल लैंग्वेज जितनी हो सके और जितना हमें चाहिए जानना। ओके, नेक्स्ट। तो हमने दिखाया आपको गवर्नमेंट की अकाउंट्स कैसे मेंटेन की जाती हैं। अब जब आपने गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर पढ़ ली, गवर्नमेंट की इनकम पढ़ ली, तो आखिरकार है क्या ये? सरकार की खुद की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इनकम पॉलिसी। इसी को तो बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। ये थोड़ा सा किसी को समझ में आए नहीं आएगा अभी इनिशियली, आप फिर से मेरी बात को रिवाइंड करके सुनिएगा। फिस्कल पॉलिसी, ओके, गवर्नमेंट की यही है फिस्कल पॉलिसी। द पॉलिसी डिप्लॉयड बाय द गवर्नमेंट टू डिटरमाइन इट्स स्पेंडिंग इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या टूल्स इंपॉर्टेंट है? टैक्स रेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। और रिसेशन, आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ ठप ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए जो सरकार टैक्स की कमाई करती है और लोगों पे जो खर्चा करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, टू कीप द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसके चलते रिसेशन को भी अवॉइड किया जाता है। ये है फिस्कल पॉलिसी की मेन टूल्स। ये एक ओवरऑल पिक्चर है, और भी चीजें होती हैं, बट हमें इतना जानने से इज एनफ, लाइक टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द यूनियन बजट प्रोसेस। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? सरकार की खर्चा जो है, सरकार का जो खर्चा है, वो पॉलिसी इज नोन एज इन सिंपलर टर्म्स फिस्कल पॉलिसी। उस पॉलिसी की दो की टूल्स हैं, दो की फैक्टर्स हैं, एक तो टैक्स रेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है,
सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी को लूज रखती है, हल्का रखती है। कैसे हल्का करेगी? टैक्स रेट कम कर देगी या फिर अपनी खर्चा बढ़ा देगी। सरकार की जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, इससे क्या होगा? डिमांड जनरेट होगा, टैक्स रेट कम हो जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? दे विल बी इंटरेस्टेड टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज अब टैक्स कम लग रहा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, तो पीपल विल कम टू द मार्केट, डिमांड जनरेट होगी। या फिर सरकार खर्चा बढ़ाएगी अपनी, गवर्नमेंट की पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी, सरकार बोलेगी नहीं हम ये करते हैं, हम इकोनॉमी को हम बूस्ट देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम में हुआ था, हमारी इकोनॉमी पूरी नेगेटिव ग्रोथ में चली गई थी, बट गवर्नमेंट ने लोगों के हाथ में पैसा दिलाया। इट्स अ सेपरेट टॉपिक, किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। बट एक मोटा मोटी आइडिया आपको होनी चाहिए कि टैक्स रेट जब कम होती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा है। ये तो समझने वाली बात है। लोगों के पास जब ज्यादा पैसा होगा तो लोग मार्केट में खर्चा करेंगे, तो इससे मार्केट में गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। सिमिलरली जब सरकार खुद मार्केट में डिमांड जनरेट कर रही है तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वही लिखी गई है। बाय स्लैशिंग टैक्स रेट्स और बाय रेजिंग द स्पेंडिंग टू स्पर डिमांड। फिस्कल पॉलिसी को टाइट कैसे किया जाएगा? यानी पूरी एक्सपेंडिचर जो खर्चा है उसको टाइट करना है। अब क्या करेगी सरकार? इसका उल्टा, टैक्स रेट बढ़ा देगी, लोगों के पास कम पैसा बचेगा। 100 रुपए में पहले 20 रुपए टैक्स देना पड़ता था, अब 100 रुपए में आपको 50 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, कम पैसा रहा। the disposable income at disposable income at the discretion of a consumer will be less। या फिर सरकार पब्लिक स्पेंडिंग कम कर देगी। और यहीं से एक कंसेप्ट जो आपने उस गवर्नमेंट के अकाउंट्स में देखी, फिस्कल डेफिसिट का इजाद होता है। when the income cannot match up to the expenses। आपने फिस्कल पॉलिसी समझा, पहले आपने अकाउंट समझा, अकाउंट्स के चलते क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी होता है। फिस्कल पॉलिसी में जब इनकम और एक्सपेंडिचर मिसमैच कर जाए, जो गैप है, द शॉर्टफॉल इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। अब हम इसी की बात करने जाएंगे, ठीक है? फिस्कल डेफिसिट के बारे में हम बताने जाएंगे। इससे पहले जब आप फिस्कल पॉलिसी तक आ गए, आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, सरकार की जो एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर में डिफेंस एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, सैलरी एंड पेंशन, ये मोटा मोटी 4 चीजें हैं जो एक्सपेंडिचर का लगभग लगभग 60% है। ओके, रेस्ट मोटा मोटी 50 40 50% जो है वो जाती हैं हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन डेवलपमेंट, सोशल असिस्टेंस, प्लस प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस मीन्स सरकार के पास बजटरी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। हमेशा आप एक पॉपुलिस्ट स्कीम के को लेके नहीं चल सकते, या फिर एज ए सिटीजन आप यूनियन गवर्नमेंट की बजट के बारे में जब आप सुनते हैं, समझने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि सरकार कम खर्चा कर रही है, सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है। यू शुड नोट दिस कि जब 100 रुपए में से 60 रुपए तो सरकार का कमिटेड एक्सपेंडिचर है, इसको तो आप काट ही नहीं सकते। तो अब 40 रुपए में सरकार को मैनेज करना होता है। तभी हमने बताया कि इनकम एक्सपेंसेस में मिसमैच जनरेट होती है। और डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये है, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज में आपको फिस्कल डेफिसिट मिलेगी। कुछ हद तक फिस्कल डेफिसिट होना इकोनॉमी के लिए अच्छी भी है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हाउएवर उसकी कुछ एक टारगेट्स हैं जो हम आगे बात करेंगे, तो ये उस टारगेट को भी मीट करना चाहिए, अदरवाइज इट इज अनसस्टेनेबल बजट। ओके, लेट्स बिगिन। जनरली जो एक्सपेंडिचर है, डिसबर्समेंट्स हैं, वो
डेवलपिंग इकोनॉमी में ज्यादा होती हैं कंपेयर टू रेवेन्यू, रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू यानी रिसीट्स। मैं बार बार ये वर्ड इंटरचेंज करते रहूंगा, तो यू शुड कीप इट इन माइंड सो दैट आपको इस चीज समझ में रहे। अब उसमें हमने देखा था रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा क्या है, गैप बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। और एक पैरामीटर था हमारा फिस्कल डेफिसिट, वो क्या चीज है, राजकोषीय घाटा, यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसीट से ज्यादा है। और इसके पीछे का रीजन क्या होता है, आप पूछ सकते हो कि यार ऐसे मतलब ऐसे क्यों हो रहा है। इसके पीछे का रीजन सिंपल है कि या तो आपकी रेवेन्यू डेफिसिट आपका है, या फिर आपकी कैपेक्स में इंक्रीज है। फिस्कल डेफिसिट होने के पीछे दो रीजन होते हैं आमतौर पे, या तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, या फिर आपकी कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो जब आप आने वाले दिनों में बजट देखोगे, बजट के डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे, आपको बता दी जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू गो थ्रू होनी है। देयर यू शुड नोट कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना है और फिस्कल डेफिसिट कितना है, बिकॉज ये दो पैरामीटर्स वो होती हैं जिसके जरिए पूरी मार्केट में सरकार की बोरोइंग्स डिफाइन की जाती हैं, जिसको आप बोलते हो डेट कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल अकाउंट्स। बताऊंगा आगे होता क्या है। ये एक फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला भी कंसेप्ट के जरिए ही निकला है कि रेवेन्यू डेफिसिट को आपने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। और जब सरकार अपनी बजट पार्लियामेंट में रखती है, तो हमेशा सरकार ये बजट में मेंशन करके दिखाती है कि हमारी एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू टोटल रिसीट्स, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू टोटल रिसीट्स। ओके, इसके चलते जब इक्वेशन को आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होनी चाहिए कि यहाँ से फिस्कल डेफिसिट क्या चीज है। फिस्कल डेफिसिट एट द एंड ऑफ द डे इज द डेट कैपिटल रिसीट्स, जो आपने कैपिटल अकाउंट में पढ़ी अंडर द कैपिटल रिसीट्स में। डेट कैपिटल रिसीट्स को ही फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट इन ए ईयर, ये क्या है, डेट कैपिटल रिसीट्स इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस summation of revenue receipts plus non-debt capital receipts. This is in total non-debt receipts। और इसीलिए टोटल रिसीट्स में आपने उस टाइम देखा कि रेवेन्यू रिसीट्स और नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स का उसने एडिशन किया हुआ था। ठीक है, तो अगर बाय डेफिनेशन देखना चाहोगे, मैं फिर से बताना चाहूंगा, fiscal deficit is the difference between total revenue and total expenditure of the government. It is an indication that borrowings needed by the government while calculating the total revenue, borrowings are not included। समझ रहे हो, हमने उधर देखी ना सरकार की अकाउंट्स में कि वहां पे जब रेवेन्यू टोटल कैलकुलेट की गई, वहां पे बोरोइंग थोड़ी इंक्लूडेड थी। बेसिकली फिस्कल डेफिसिट इज टोटल बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट इन ए ईयर। अब इस डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है। अब इस डेफिसिट है, शॉर्टफॉल है, तो इसको कहीं से तो सरकार बोरो करेगी ना। यही बोरोइंग्स को तो हम बोलते हैं डेट कैपिटल रेसिट्स। यू शुड, फिर से हम देखना चाहेंगे इसे। देखो, रेवेन्यू रिसीट्स था, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स था। हमने फॉर्मूला बताई डेट कैपिटल रिसीट्स की, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस
रेवेन्यू रेसिट्स माइनस नॉन डेट कैपिटल रेसिट्स, यही है टोटल रेसिट्स 1 + 4। ओके, अब ये आती है फिस्कल डेफिसिट। कैसे? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। यहां से आपका आ गया फिस्कल डेफिसिट 2022-23 के लिए जो बजट एस्टिमेट की गई है। अब फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है मोस्टली थ्रू बोरोइंग्स, आइदर टैक्सेशन या बोरोइंग या फिर प्रिंटिंग करेंसी। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रिलाई ऑन बोरोइंग, lending to government. Most of the governments rely on borrowing, which leads to government debt. गवर्नमेंट की खुद की कर्जा, गवर्नमेंट पे कर्जा है। कैसा फाइनेंसिंग करते हैं, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो आप। सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग द डेफिसिट टिल नवंबर 2022 तक का है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग किया उन्होंने, डोमेस्टिक फाइनेंसिंग किया उन्होंने। दीज आर द सोर्सेस जहां से वो पैसा लेते हैं, और फिर टोटल फाइनेंसिंग इनको दिखाना होता है। सो ये जो फिस्कल डेफिसिट की हमने बात की, इस फिस्कल डेफिसिट को अब आपके मन में सवाल होगा, तो ऐसा भी तो होता होगा कि ये क्या सरकार जितनी चाहे उतनी बोरो कर सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पीछे उसके पीछे एक लिमिटेशंस भी हैं। दोस लिमिटेशंस आर लाइक फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम एक्ट 2003 था। तो उसमें फिस्कल डेफिसिट को सरकार ये बताई गई थी कि आपको जीडीपी का, जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पे, जीडीपी की 3% तक आप फिस्कल डेफिसिट रख सकते हो, और रेवेन्यू डेफिसिट को आपको जीरो करना पड़ेगा। दिस वाज द टाइमलाइन टिल 2008। फिर एफआरबीएम 2018 2018 अमेंडमेंट के तहत ये बताई गई कि आप फिस्कल डेफिसिट को 3% ऑफ जीडीपी करना है आपको 2021 तक। ओके, नेक्स्ट आती है 15th फाइनेंस कमीशन अंडर एनके सिंह की जो रिकमेंडेशन है, वो बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट को आपको 4.5% ऑफ जीडीपी मेंटेन करना है बाय 2025-2026। previous financial year in 2021-2022 fiscal deficit was 6.7% of GDP. In 2022-2023 जो सरकार की estimates है, it is 6.4% of GDP, and certainly due to tax buoyancy government is likely to meet the fiscal deficit target for financial year 23. So, so this is in consistent with the broad path of fiscal consolidation. एंड यहाँ पे आपका पार्ट 1 खत्म होता है। दिस वाज द लॉन्गेस्ट पार्ट, जिसपे आपको हमने पूरी बजट प्रोसेस, बजट की पीछे की फिलोसॉफी की जो सबसे कंसेप्चुअल चीजें हैं गवर्नमेंट की अकाउंट्स को समझना, वो हमने आपको समझा दी। अब अगले 2 पार्ट्स वो रिलेटिवली छोटे होंगे, उसमें आपको पूरी प्रोसेस, कंटेक्स्ट, रिव्यू में बजट से क्या एक्सपेक्ट की जाती है, आमतौर पे क्या बजट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल, ये जानना जरूरी है। तभी जब आप वो समझोगे कि क्या बजट से हम इतनी एनालिसिस के बाद एक्सपेक्ट करते हैं, तभी आपको बजट के पीछे की फिलोसॉफी समझ में आएगी। हमने शुरू में कहा था बजट इज बियॉन्ड मनी, इट इज चॉइस, फिलोसॉफी। ओके, तो ये चीज भी जानना जरूरी है। साथ ही साथ पार्ट 2 में आपको जो जब हम डिस्कस करेंगे बजट की डिजाइन एंड प्रोसेस के बारे में, आपको ये भी आपको बताई जाएगी कि इंडिया को इन नेक्स्ट 25 ईयर्स में कहाँ तक पहुंचना है, कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और आगे आपको मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर भी बताई जाएगी कि इंडिया
आखिर कहाँ तक क्या अटेंड कर सकता है। एंड लास्ट में you will get to know about the analysis, expectations from budget, and that's where the whole series of union budget making process will end. So that's it for today. Stay connected with EdStar. Here ends our first part. Soon we'll be coming with the part 2. Thank you.